जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लाए हैं बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 7। इससे पहले अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो गया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मास्टर जी इन्फो पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ जाकर पूरा सेट देख सकते हैं। दोस्तों बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मास्टर जी इन्फो चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्लास होने वाला है, महाविश्लेषण क्लास होने वाला है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ 1829 में हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ। बात करें दोस्तों कि 1857 में क्या हुआ, तो 1857 में जो है 1857 का विद्रोह हुआ। बात करें 1843 के बारे में, तो 1843 के बारे में बात करें दोस्तों, तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ। बात करें 1829 के बारे में, बात करें दोस्तों 1929 के बारे में, तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। बात करें दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह क्या था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863, जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बात करें दोस्तों उनके गुरु का नाम, तो उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे। 1893 में वेदांत सोसाइटी का गठन स्वामी विवेकानंद ने किया। जी हाँ दोस्तों, 1893 में वेदांत सोसाइटी का गठन स्वामी विवेकानंद ने किया। फिर 1893 में ही भारत की ओर से द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे डेट, 1893 में भारत की ओर से द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और पूरी दुनिया को अपने व्याख्यान से चौंका दिया। ठीक है, तो बात करें दोस्तों अगला जो है बटुकेश्वर दत्त के, तो बटुकेश्वर दत्त कौन थे दोस्तों, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। बटुकेश्वर दत्त को देश ने सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1929 को जाना जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। तो भगत सिंह के साथ जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था किसने, तो बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं, बात करें दोस्तों एक ऑप्शन सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के बारे में भी जान लेते हैं। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी हमें याद रखना है। तो महाविश्लेषण क्लास है दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो युवा बंगाल आंदोलन के जो यहाँ पर नेता हो जाएंगे दोस्तों, यह कौन हो जाएंगे, हेनरी विलियम डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो जो थे युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के प्रमुख नेता थे। बात करें दोस्तों बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा 1809 में जन्मे डेरेजियो 1826 में कलकत्ता एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे। 1809 में विलियम डेरेजियो का जन्म हुआ था और 1826 में वह कलकत्ता में एक घड़ी बेचने के लिए आए थे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरेजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में भी काम किया। बात करें दोस्तों आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा जो है दोस्तों वह किसने स्थापित की, तो आत्मीय सभा बंगाल में था और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, काफी पूछा जाता है। तत्वबोधनी सभा, ये भी बंगाल में ही था और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में खोला गया, तो इनके जो संस्थापक थे डेविड हेयर थे। हिंदू कॉलेज सर्वप्रथम जो कलकत्ता में खोला गया वह डेविड हेयर संस्थापक थे इसके, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, बात करें अगला जो है ज्योतिबा फुले का, तो ज्योतिबा फुले का बात करें दोस्तों, तो ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के स्थापना किया था और यह महाराष्ट्र के थे। 1827 में माली जाति के परिवार में इनका
पूना महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। तो ज्योतिबा फुले जी थे, उनका 1827 में जन्म हुआ था। कहाँ? तो महाराष्ट्र के पूना में। वे भारत इतिहास के महत्वपूर्ण पात्र से प्रभावित प्रेरित थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना गुलामगिरी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह कौन है दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। बात करें दोस्तों उसके बाद जो अन्य व्यक्ति हैं जैसे ब्रह्मा समाज, तो ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और उसके बाद बात करें वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह के जो नेता थे, संस्थापक थे नारायण गुरु थे। वायकोम सत्याग्रह के जो संस्थापक थे नारायण गुरु थे। तो 4 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखें। ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें दोस्तों, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ करने में काफी मदद की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। अभी ज्योतिबा फुले के बारे में हम लोगों ने देखा, तो 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। फिर 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा और विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यह भी हमें याद रखना है। दयानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती कौन थे? तो इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका बारे में चर्चा है, भूल रहा हूं दोस्तों। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, यह भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न की बात कर ले दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? 7वां नंबर जो प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। बात करें दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में हिंदी में रचना किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी की पुस्तक, हिंदी में लिखा गया पुस्तक है और यह आर्य समाज पर ही आधारित है और इसे 1875 में लिखा गया था। बात करें गीतांजलि या गौड़ा के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यह भी हमें याद रखना है। जयदेव की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, यह भी हमें याद रखना है। बात करें कालिदास तो कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब कविता के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। तो इनका जो 7 का जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तब पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन है वह किस में है? तो इंडिका में है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका में है और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन से संबंधित 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 अधिकारियों वाली 6 समितियों में विभाजित थी। अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के जो शिलालेख है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वह क्या है दोस्तों? तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत। बात करें अशोक का अधिकतर लेख की जो भाषा है प्राकृत लिपि और ब्राह्मी में है। अशोक के किसी भी लेख की भाषा संस्कृत नहीं थी, ये भी हमें याद रखना है। अशोक के शिलालेख कोई भी शिलालेख संस्कृत भाषा में नहीं लिखा था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के लेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, यह भी याद रखने वाली बात है दोस्तों। बात करें दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न की। 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढरा का जो सूर्य मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा गुजरात में। मोढरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है दोस्तों। मोढरा का सूर्य मंदिर जो है सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने बनाया था। 1026 में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर हिंदुओं के सूर्य देवता को समर्पित है। बात करें वहीं दोस्तों उड़ीसा में, तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर है जो कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर भी कहलाता है। बंगाल में
कालीघाट शक्तिपीठ है जो कि कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, बिहार में देव मंदिर औरंगाबाद में, बिहार में देव मंदिर औरंगाबाद में है, यानी कि 10 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? तो शाहजहां के काल में जो यूरोपीय यात्री भारत आए थे, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुड़ी, शाहजहां के काल में जो यूरोपीय यात्री भारत आए थे उनका नाम था पीटर मुड़ी। बात करें दोस्तों विदेशी यात्री पीटर मुड़ी, जिसने 1630 से 32 में परे भीषण अकाल के उल्लेख किया है, शाहजहां के शासन काल में आए थे। बात करें हॉकिंस की, तो हॉकिंस जो है दोस्तों जहांगीर के शासन काल में आए थे, ये भी हमें याद रखना है। टॉमस रो की बात करें तो टॉमस रो जहांगीर के काल में, और टॉमस रो ने ही जहांगीर के चित्रकला में लगाव पर अपनी रचना पर प्रकाश डाला है कि चित्रकारी के जनक जो हैं जहांगीर कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें मॉन्सरेट, मॉन्सरेट की बात करें दोस्तों, तो मॉन्सरेट जो थे अकबर के शासन काल में भारत आए थे, तो ये भी हमें याद रखना है। तो जो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी हमें याद रखना है। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो सती प्रथा का जो भर्त्सना करने वाले मुगल जो सम्राट थे वह अकबर थे। अकबर जो है मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा अकबर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बात करें, जब पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है तो पत्नी को भी पति के चिता पर साथ जला दिया जाता है, तो यही सती प्रथा कहलाती है दोस्तों। कई बार तो इसके लिए विधवा की राजीमंदी होती थी, कभी कभी इनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की, परंतु नहीं लगा पाए, लेकिन अकबर ने सती प्रथा के पर बाद में रोक लगा दी, यानी कि पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। किसने? तो वह अकबर था। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार नहीं माना गया है। बात करें 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसे 300 का ए यानी कि आर्टिकल 300 का ए के तहत रखा गया है, जो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। ये महाविश्लेषण क्लास है, तो जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में जो है दोस्तों वह क्या है? तो भारतीय संविधान में जो है इसका जो सही आंसर होगा 400 से भी अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 400 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। बात करें भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा पारित किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। स्टार्टिंग में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग 470 अनुच्छेद से भी ज्यादा और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी प्रश्न हम याद रखना होगा। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज शक्तियों के अंतर्गत जो नहीं आने वाला विषय है वो हो जाएगा न्यायिक पुनर्विवेक्षण। न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है दोस्तों वह भारत में पंचायती राज संस्थानों के बीच नहीं आता है। विश्लेषण की बात करें तो न्यायिक पुनर्विवेक्षण अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के तहत जो है आता है, के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्विवेक्षण करता है। उच्च न्यायालय 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनर्विवेक्षण करने का अधिकार है। 16वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में जो पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है उपरोक्त सभी का, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। चलते हैं 17वां नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है तो ये किस अनुच्छेद के तहत पूछ रहा है दोस्तों? तो 17 का यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, बात करें दोस्तों कि अनुच्छेद
पहले देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 52 से 151 संघ की शक्ति है। अनुच्छेद 52 से 151 संघ की शक्ति है। अनुच्छेद 152 से 237 राज्य की शक्ति है। तो ये भी हमें याद रखना है। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ जो 18 का सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। तो आंग्ला भारतीय को मनोनीत करने की जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करेंगे दोस्तों? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद के अंतर्गत आता है तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख प्रति माह है। यह भी हमें याद रखना है। किसी एक विशेष विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है, वह भी संसद द्वारा ही किया जाता है। यह भी हमें याद रखना है। प्रवर समिति जो है, प्रवर समिति के बारे में कहा जाता है एक विशेष विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है, उसे ही प्रवर समिति कहते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में जो कोर उद्योग है दोस्तों वह क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम। टोटल कोर उद्योग यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो 20 का जो बात करें दोस्तों, तो टोटल कोर उद्योग जो है 8 से भी अधिक है। टोटल कोर उद्योग 8 से भी अधिक है, जिसमें परमाणु ऊर्जा, लोहा इस्पात, विद्युत, कोयला, बात करें खनिज तेल, वायुयान, वायु परिवहन, जलयान निर्माण, टेलीफोन, ये सब टोटल 8 मुख्यतः उद्योग हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें 21वें नंबर प्रश्न की। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर महाविश्लेषण क्लास चल रहा है जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 है। इससे पहले सेट नंबर 1 से 6 तक करा दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह क्या थी दोस्तों? तो 2002 से 7। 2002 से 7 जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करें दोस्तों 2007, इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योग विस्तार किए गए थे। बात करें 22वें नंबर की, आर्थिक नियोजन विषय किसका है? आर्थिक नियोजन जो विषय है दोस्तों यह समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। 22वें नंबर के प्रश्न की बात करें, संघ सूची में टोटल 100 विषय है, यह भी हमें याद रखना है। राज्य सूची में टोटल 61 विषय है, यह भी हमें याद रखना है। समवर्ती सूची में 52 विषय है, यह भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति जो है सभी क्रांतियों को जोड़ने वाली जो क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा लाई गई थी जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जनता पार्टी की सरकार द्वारा रोलिंग प्लान लाई गई थी पंचवर्षीय योजना को बंद करके। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो ये 1977 में लाई गई थी, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में कहाँ पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बिहार में जो पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है ये की गई है नालंदा में भी, वैशाली में भी, बोध गया में भी, उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर डी हो जाने वाला है। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। 26वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार जो महान धार्मिक केंद्र है किस लिए? तो ये किस लिए हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होने वाला है वह हो जाएगा सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, यानी कि उपयुक्त का उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। 27वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान जी हैं। कुछ करेंट अफेयर के भी 5 से 6 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिहार सचिवालय के एग्जाम में 5 से 6 करंट के भी प्रश्न रहते हैं, 2 से 3 आपको कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वह हो जाएगा क्या? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है दोस्तों ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक जो अभ्रक का उत्पादन करता है वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 31वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो अल्पसंख्यक आयोग को बिहार में वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था, यह भी हमें याद रखना है। बात करें इसका जो स्थापना हुआ था संसद द्वारा 1992 में किया गया था, यह भी हमें याद रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान जो थे अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यह भी हमें याद रखना है। सर्वप्रथम बिहार में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक आधार या अधिकार प्रदान किया गया था, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बिहार में जो लीची अनुसंधान केंद्र है यह मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है दोस्तों? मुसहरी मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र बिहार में है। अररिया में मक्का, जूट, अनार का उत्पादन होता है। अररिया में बात करें तो किसका उत्पादन होता है? तो मक्का, जूट, अनार का उत्पादन अररिया में होता है। पटना में तीसी व राई, सरसों का उत्पादन पटना में होता है। वैशाली में चावल या धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान निकोबार का मूल निवासी नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेंगमा। रेंगमा जो है अंडमान निकोबार में नहीं रहते हैं। रेंगमा अंडमान निकोबार में नहीं रहते हैं। अंडमान निकोबार की जनजातियों की मुख्य बात करें दोस्तों तो निकोबारी, ओंजे, जारवा, महान अंडमानी, सेम्पेन, ये सब जो है अंडमान निकोबार की जनजाति हैं। सर्वाधिक जो पूछा जाने वाला जनजाति है तो ओंजे पूछा जाता है, जारवा अंडमान निकोबार, उसके बाद सेम्पेन अंडमान निकोबार में पाया जाता है। चलते हैं 34वां नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय पार की नदी है? ट्रांस हिमालय की यानी कि ट्रांस हिमालय के उस पार की जो नदी है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सतलज। सतलज, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, वह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जो है ट्रांस हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश करती है, यह भी हमें याद रखना है। बात करें दोस्तों झेलम नदी की, तो झेलम नदी का जो उद्गम है शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है और इनका मुहाना चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। बात करें दोस्तों अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। गंगा का गंगोत्री हिमनद है। और बात करें इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में है। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है, यह भी हमें याद रखना है। रावी नदी की बात करें दोस्तों तो उद्गम चंबा है यानी कि चंबा सुरंग। अब मुहाना जो है चिनाब नदी है, लंबाई इसकी 720 किलोमीटर, यह भी हमें याद रखना है। 35वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? तो अंडमान निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है ये कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 572 से भी अधिक। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है 572 से भी अधिक है, ये हमें याद रखना है। बात करें दोस्तों लेकिन इसमें जो है 572 द्वीपों में से केवल 38 द्वीपों पर ही आबादी है। बाद में जितने भी द्वीप हैं उसमें घने जंगल का विस्तार है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखने वाली बात है। केवल 38 द्वीपों पर ही आबादी है अंडमान निकोबार में। 36वां नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। 37वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। बात करें दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो है यह डेल्टा नहीं बनाती, एक्सुअरी बनाती है, यह भी हमें याद रखना है। ठीक है, अगला बात करें कि 38वां नंबर प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो टाइफून जो चक्रवात आता है तो सर्वाधिक जो क्षेत्र प्रभावित होने वाला प्रदेश है चीन सागर है। टाइफून चक्रवात चीन सागर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। टाइफून पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर तथा चीन सागर में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, यह भी हमें याद रखना। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह भी हमें याद रखना है।
बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इसे सामान्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर है। और इसके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो जो बाइडेन है। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। नवनालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो नवनालंदा जो बिहार है ये किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नवनालंदा बिहार विख्यात है, ठीक है दोस्तों। महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के वीडियो डाल दिया गया है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वह वैशाली में थी। कहाँ थी दोस्तों? वैशाली में थी। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वैशाली में थी, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो वैशाली टिक कर देते हैं इसका ऑप्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन का महाविश्लेषण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं 41वें नंबर प्रश्न की। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर। तो रोपवे सेवा को सार्वजनिक क्षेत्र में, तो याद रखेंगे दोस्तों, रोपवे सेवा को जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग किया है तो वाराणसी किया है। किसने किया है? तो वाराणसी किया है, ये हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 42वां नंबर प्रश्न है, जो कि कुछ करंट में आता है कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो प्लास्टिक समझौता भारत ने करने वाला पहला देश बन गया है, ये भी हमें याद रखना है। 43वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो 43 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अश्रिता वी ओलेटी। चलते हैं 44वां नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो पूर्वोत्तर भारत के जो पहला कौशल विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना किया गया है वह असम में किया गया। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। 45वां नंबर प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो असम में पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो करंट अफेयर के भी आपको 5 से 7 सवाल देखने के लिए मिलेंगे बिहार सचिवालय के एग्जाम में। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी हमें याद रखना है। 47वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो 47 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा बेगूसराय में टेस्ट ट्यूब गाय के बछिया का जन्म हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार को किसी अन्य सदस्य के अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आपके परिवार में कोई सदस्य नौकरी पर है तो उसका जो सदस्य है उसे अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जाएगी। 49 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? तो खेलों का जो पहला व्यक्ति है यह सचिन तेंदुलकर है, जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले क्रिकेटर हैं या पहले खिलाड़ी हैं या पहले खेलों से संबंधित व्यक्ति हैं वह सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे कम उम्र में ही भारत रत्न इन्हें मिला था। 50वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने अरिहंत पब्लिकेशन का टोटल 50 प्रश्न जो देखा वह जीके और करंट से संबंधित था। अगला जो सेशन है दोस्तों यह विज्ञान का सेशन है, यानी कि साइंस का सेशन है। तो 51वां नंबर प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। महाविश्लेषण क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, कम से कम 100 शेयर का इसमें डिमांड है और 1000 लाइक इस वीडियो पर होना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा
क्या निरूपित किया जाता है? तो 51 नंबर का जो सही आंसर यहाँ पर होने वाला है वह हो जाएगा कार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य। बात करें इसके विश्लेषण की तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल का गुणन द्वारा संवेग को निरूपित करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये भी याद रखेंगे। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सबसे अधिक घुलनशील लवण के जो हैं वो होते हैं सोडियम के। क्या होते हैं दोस्तों? सोडियम के। सोडियम तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। सोडियम भूपर्पटी में 2.27% पाया जाता है। सोडियम उच्च क्रियाशीलता के कारण हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है और इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, यह भी हमें याद रखना है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो यह हो जाएगा हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एक कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो ये मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाष्प है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सफेदी चींटी यानी कि व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? तो व्हाइट एंट का जो यहाँ पर दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा दीमक यानी कि टर्माइट। 55 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो Mg हो जाएगा। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का जो रासायनिक प्रतीक हो जाएगा क्या दोस्तों? तो Mg यहाँ पर जो होने वाला है। 56 नंबर प्रश्न की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणियों में क्षैतिज पंक्तियों को जो जाना जाता है वह आवर्त कहलाता है। क्षैतिज यानी कि क्या? सोया हुआ। इस तरह का जो क्रम होता है वह क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। और इस तरह का जो क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? समूह या वर्ग कहते हैं। उदग्र होता है तो समूह या वर्ग इसे कहते हैं, यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं 57वां नंबर प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। यानी कि दाब अगर बढ़ा दें दोस्तों तो बर्फ क्या होगा? कम गलेगा। 58 नंबर प्रश्न की बात करें, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीला और हरा रंग अगर हम लोग दोस्तों मिला दें तो कोई रंग नहीं बनेगा। लेकिन जो ओरिजिनल रंग है नीला और हरा रंग, वह अगर मिला दें दोस्तों तो वह कौन सा रंग बन जाएगा? तो सियान में बन जाएगा, सियान रंग बन जाएगा। ओरिजिनल नीला और हरा रंग मिलाने से सियान रंग बनेगा, यह भी हमें याद रखना है। 59 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होते हैं? तो 7 रंगों का मिश्रण होता है या 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यह भी हमें याद रखना है। बात करें मस्तिष्क जंतुओं के केंद्र तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करने वाला है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, मोहब्बत, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि का नियंत्रण है। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, प्यार, पसीना, खुशी, गुस्सा, ये सब जो है इनका नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। 61 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य स्मृति को खो बैठा, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? यानी कि स्मृति को खो गया, मेमोरी को वह खो गया है वह व्यक्ति, तो इसका जो है कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका प्रमस्तिष्क प्रभावित हुआ है। एक मनुष्य जो है वो अपनी मेमोरी खो बैठा है, याददाश्त खो बैठा है, तो इसका प्रमस्तिष्क जो है क्या हुआ है? तो यह क्या हो गया? प्रभावित हो गया है। बात करें दोस्तों मेंडुला ऑब्लिंगोटा, तो हमारे से जो नियंत्रण नहीं होता है उसे मेंडुला ऑब्लिंगोटा नियंत्रित करता है। जैसे हृदय का धड़कन हम अपने से नियंत्रण नहीं कर सकते, उसे मेंडुला ऑब्लिंगोटा नियंत्रण करता है। श्वसन हम अपने से नियंत्रण नहीं करते, मेंडुला ऑब्लिंगोटा करता है। पाचन आदि की अनैच्छिक क्रियाओं, याद रखेंगे अनैच्छिक क्रिया जिसे हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते, उसे मेंडुला ऑब्लिंगोटा मस्तिष्क का भाग नियंत्रण करता है। ठीक है, चलते हैं 63 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो न्यूरॉन्स की जो कोशिका है वह सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये हो जाएगी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में जो है न्यूरॉन्स कोशिका की संख्या सर्वाधिक होती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न है, लेंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। तो लेंगरहैंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। लेंगरहैंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। बात करें अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होती है दोस्तों। इंसुलिन जो है डायबिटीज या चीनी रोग को नियंत्रित करती है। इंसुलिन जो है चीनी रोग या डायबिटीज रोग को नियंत्रित करती है। इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज रोग हो जाता है। बात करें इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन या इंसेक्शन या की सुई लगानी पड़ती है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। पीयूष ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं या इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 65 नंबर प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। ये महाविश्लेषण क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम 100 लाइक इस वीडियो पर होने चाहिए। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को एच आकार की ग्रंथि कहते हैं, जो कि गला में पाया जाता है। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी हमें याद रखना है दोस्तों। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है। थायराइड की बात करें तो तितली के आकार की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। तितली के आकार की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला है। 67 नंबर प्रश्न है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि डायबिटीज के 2 प्रकार के रोग होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो रोग होता है वह किससे होता है दोस्तों? तो वह इंसुलिन की कमी से ही होता है। दोनों इंसुलिन की कमी से ही होने वाला है। 68 नंबर प्रश्न है, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं? तो रक्त में जो हार्मोन उपस्थित होते हैं वह किस तरह से होते हैं? तो उसका जो सही आंसर यहाँ पर होने वाला है वह उपयुक्त सभी तरह से, यानी कि मोनोमर, डिनर और पॉलीमर तीनों तरीका से उपस्थित होते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधन गोलियां में अधिकतर क्या होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियां में जो अधिकतर होने वाला है दोस्तों वह होता है ओस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भ निरोधक गोलियां में सर्वाधिक होता है, ये भी हमें याद रखना है। 70 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो कौन सा जंतु इसमें से द्विलिंगी है? तो ये हो जाएगा जौक जो है द्विलिंगी है। जौक जो है द्विलिंगी है। 71 नंबर प्रश्न है, रजत मछली होती है एक क्या है? तो रजत मछली जो है सिल्वर फिश एक क्या है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह कौन सा हो जाएगा? एक कीट है। रजत मछली एक फिश है। 72 नंबर प्रश्न है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तो कौन सा पदार्थ उसमें मिलाएं? तो मिलाने वाला जो पदार्थ होगा सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड को मिलाने पर बर्फ में उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा जो यहाँ घटक होने वाला है नाइट्रोजन। 78% टोटल नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में होता है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, आयतन के अनुसार वायुमंडल में मुख्य घटक जो है नाइट्रोजन है, 78% होता है। ऑक्सीजन 21% लगभग होता है। आर्गन 0.0234% होता है, ये भी हमें याद रखना है। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? तो ठोस द्रव और गैस के लिए यहाँ पर भिन्न है अणुओं की गति। अणुओं की गति जो है दोस्तों वो ठोस में जो है कम होती है, द्रव में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे अधिक। गैस में सबसे अधिक अणुओं की गति होती है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमान को है जो दोस्तों -273 डिग्री पर ले जाने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। ये आपका 75वां नंबर प्रश्न का आंसर सी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 7। बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 देखा। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। ये जो क्लास है दोस्तों महाविश्लेषण क्लास है, तो कम से कम 100 लाइक इस वीडियो पर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों एक और बात,
एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। महाविश्लेषण क्लास था दोस्तों, एक बार कमेंट तो बनता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।